हेलो दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का इंट्रोडक्शन के बाद आज हम लोकसभा को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले जो हमारा लेक्चर था जिसका नाम था लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, मैंने उसमें संक्षिप्त या बिल्कुल छोटा सा एक इंट्रो दिया था। तो हो सकता है कि आपने वो वीडियो ना देखी हो, तो इसलिए मैं बता दूं कि मैंने पिछली वीडियो में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि लोकसभा की कार्यशक्ति क्या है या राज्यसभा की कार्यशक्ति क्या है या हमारे राष्ट्रपति का क्या महत्व है। तो उसके बाद आज जो हमारी वीडियो है वो लोकसभा के ऊपर डिटेल के साथ विस्तार से चर्चा करने वाली ये वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए और अंत तक आप इसको ज़रूर देखें। तो बगैर किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। लोकसभा में पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लोकसभा का स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है उसकी। मतलब लोकसभा को लोअर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। लोकसभा को हम लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन या हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जानते हैं। इसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, 530 राज्य से, 20 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से। अब यह प्रावधान खत्म हो गया है। वर्तमान में 543 सदस्य चुने जाते हैं। तो टोटल अभी 2025 यानी कि 2025 तक खाली 552 सदस्य लोकसभा के हो सकते हैं, यानी कि 552 सांसद का ही चुनाव कराया जा सकता है, जिसमें से 543 जो सदस्य हैं वो चुनकर आते हैं भारतीय राज्य से और जो 20 जो सांसद हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से होकर आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश बेसिकली ऐसे प्रदेश होते हैं, ऐसे राज्य होते हैं जहां पर सीधा नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी कि केंद्र शासित प्रदेश ऐसे प्रदेश होते हैं जहां पर सरकार का नियंत्रण, केंद्र सरकार का नियंत्रण सीधा होता है। तो अब आगे की बात करते हैं कि 552 सदस्य हो सकते हैं। 543 राज्यों के चुन के आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, और 20 केंद्र शासित राज्य से चुनकर आते हैं जहां पर केंद्र का सीधा नियंत्रण होता है। ऐसे राज्यों को हम लोग बोलते हैं केंद्र शासित राज्य। तो अब वर्तमान में सिर्फ 543 सांसद ही चुने जाते हैं। पहले ऐसा होता था कि 2 एंग्लो इंडियन भी चुने जाते थे, कुल हो जाते थे 545, लेकिन अब 2 एंग्लो इंडियन को वर्तमान में हटा दिया गया है। तो वर्तमान में हमारे सांसदों की संख्या 543 है। अब चुनाव और अवधि की बात करते हैं, यानी कि इलेक्शन और उसका टेन्योर क्या होता है। लोकसभा के सदस्य जनता सीधे चुनती है, यानी यह प्रत्यक्ष चुनाव है। तो चुनाव 2 टाइप का होता है, प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो जिनका चुनाव सीधे जनता के द्वारा हो, जनता वोट डालने जाए, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। तो इनका जो चुनाव है, लोकसभा के सांसदों का चुनाव सीधा जनता के द्वारा होता है, सीधा हमारे द्वारा होता है, इसीलिए हम इस चुनाव को बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। तो प्रत्येक सांसद यानी कि एमपी अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। जिस सांसद को जिस क्षेत्र से चुनकर भेजा जाता है वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। मिसाल के तौर पे मान लीजिए लोकसभा लगी और जो आपके क्षेत्र का सांसद होगा वो आपके क्षेत्र की कमियों को वहाँ पे उठाएगा। मान लीजिए विद्यालय नहीं है, अस्पताल नहीं है, और भी साधन हो सकते हैं, वो आपके क्षेत्र में उपस्थित नहीं है, तो आपका सांसद वहाँ आवाज़ उठाएगा कि भाई हमारे क्षेत्र में फला चीज़ें नहीं है या हमको सरकार से फला सुविधाएं चाहिए। इसकी अवधि 5 वर्ष होती है, लेकिन इसे राष्ट्रपति समय से पहले भंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी जो अवधि होती है, यानी कि लोकसभा की जो अवधि है, टाइम पीरियड है या टेन्योर है, ये 5 साल का होता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहें तो इसको बीच में ही भंग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कोई सरकार 5 साल के लिए बनती है
लेकिन बीच में कुछ ऐसा होता है जिससे कि सरकार पर से लोगों का विश्वास हट जाए, या सरकार की सीटें कम पड़ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि सरकार ने जिस गठबंधन से सरकार बनाई हो वो गठबंधन ही टूट जाए, तो उसमें सरकार या लोकसभा भंग हो जाती है और राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। तो अब बात करते हैं कि लोकसभा के अधिकारी, तो कुछ मेन अधिकारी है जो लोकसभा के अंदर काम करते हैं और इनके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है कि लोकसभा के जो अधिकारी होते हैं, पहला तो स्पीकर सदन के कामकाज का संचालन करते हैं। तो जो स्पीकर होता है, लोकसभा स्पीकर, वो सदन के कामकाज का संचालन करता है, सुनवाई करता है। तो अब आपको ये कमेंट में बताना है कि अब के हमारे लोकसभा के स्पीकर कौन है। तो जो डेप्यूटी स्पीकर होता है, स्पीकर की अनुपस्थिति में अध्यक्षता करता है। तो लोकसभा जो स्पीकर है वो हमारी लोकसभा का अध्यक्ष भी होता है। जब स्पीकर संसद में, लोकसभा में मौजूद नहीं होते हैं, तब उनकी जगह पे डिप्टी स्पीकर काम करता है और वो अध्यक्षता करता है। तो अब तीसरा है सचिवालय, प्रशासनिक सहायता देता है। तो सचिवालय बेसिकली प्रशासनिक सहायता देता है। प्रशासन से कोई काम हो तो आपका सचिवालय उसको कराएगा, उसकी सहायता कराएगा। तो अब बात करते हैं लोकसभा के शक्तियों की, लोकसभा के पावर की। लोकसभा क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली है विधायी शक्ति, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर। तो लेजिस्लेटिव पावर मतलब कानून बनाने की पावर, तो इसको बोलते हैं विधायी शक्ति। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। अधिकांश कानून लोकसभा में शुरू होते हैं। किसी भी विधेयक यानी बिल को पारित करने के लिए लोकसभा की सहमति जरूरी है। तो अगर कोई बिल है जिसको कानून बनाना है, उसको लोकसभा में पास करना अनिवार्य है। लोकसभा में पास होगा, फिर उसके बाद राज्यसभा में पास होगा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति साइन करेंगे। तो जो बिल आप लेकर आए थे, राष्ट्रपति के साइन के बाद वो जो बिल है वो कानून बन जाता है। और इसका एक प्रावधान और भी है कि अगर लोकसभा या राज्यसभा में कोई बिल पास हो गया, राष्ट्रपति उसको अपने पास, अपने समक्ष विचार करने के लिए रख सकते हैं, या उसको लौटा भी सकते हैं पुनः विचार करने के लिए कि भाई इस पे आप एक बार और विचार कीजिए। हो सकता है जो कानून आपने बनाया है ये देश के हित में ना हो, तो वो लौटा भी सकते हैं। अगर एक बार लौटा दिया और दोबारा फिर पास हो गया तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे, मतलब उनको करना ही पड़ेगा। तो ये बात मैंने इस टॉपिक से अलग बताई है आपको कि राष्ट्रपति के साइन के बाद कोई भी बिल क्या बन जाता है। अब आपको कमेंट में बताना है कि क्या बन जाता है। तो अब बात करते हैं वित्तीय शक्ति, यानी कि फाइनेंशियल पावर। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, राज्यसभा इसमें केवल सुझाव दे सकती है। अगर लोकसभा मनी बिल पारित कर दे तो राज्यसभा को उसे मानना ही पड़ता है। मतलब इसका मतलब क्या है? जो वित्तीय पावर है, जो हमारे मनी बिल्स होते हैं, धन विधेयक होते हैं। धन विधेयक बेसिकली क्या होते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मोटा मोटा आप ये मान के चलिए जिसमें सरकार का खर्च गिनाया जाए या उस पर चर्चा की जाए, ऐसा बिल कहलाता है मनी बिल। किसी भी चीज को बनाने में कितना खर्च आया या कितना हमने उससे धन कमाया, तो ये सारी चीजें धन विधेयक में इसकी चर्चा होती है। ये मोटा मोटा है, ज्यादा डीप में नहीं है। तो जो मनी बिल की जो चर्चा है या मनी बिल को पेश करना सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में मनी बिल को पेश नहीं किया जा सकता। यूपी पीसीएस से लेके यूपीएससी तक की कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मनी बिल कहाँ पेश किया जाता है, तो मनी बिल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। राज्यसभा कुछ कर सकती है? नहीं, राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ उसको सुझाव दे सकती है बस। लेकिन जो राज्यसभा सुझाव दे सकती है, अगर वो उस बिल को ना माने तब भी लोकसभा पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे घर में अगर भाई बहनों की लड़ाई होती है ना, तो पापा जो कह दें वो सबको मानना ही है। अगर कोई जैसे बहन न माने या भाई न माने तो पापा की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह से लोकसभा पे कोई असर नहीं पड़ेगा, राज्यसभा से बस फॉर्मेलिटी की जाती है धन विधेयक के मामले में। भाई आप बताइए आपका सुझाव क्या है,
कर तो आप वैसे भी कुछ नहीं पाएंगे, और मोदी जी के राज में तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर टॉपिक पे आते हैं। तो अगर लोकसभा मनी बिल पारित कर दे तो राज्यसभा को उसे मानना ही पड़ता है, जैसा कि मैंने बता दिया है, अब तो सबको मानना पड़ रहा है। खैर, कार्यपालिका पर नियंत्रण, अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव पे किस तरह नियंत्रण करती है ना। लोकसभा सरकार से सवाल पूछ सकती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर ये पारित हो जाए तो सरकार गिर जाती है। इसका मतलब क्या है? तो अंग्रेजी हो गई ना, अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, मतलब साथ में समझते चलना है। मतलब अगर समझ में आता है आपके, तभी आप काबिल बन पाएंगे। खाली भाषा जानना जरूरी बिल्कुल नहीं है। तो ये बताया गया है कि लोकसभा जो है वो सरकार से सवाल पूछ सकती है। भाई सरकार के दो पक्ष होंगे ना, एक विपक्ष होगा, दूसरा पक्ष होगा। तो विपक्ष पक्ष से सवाल पूछ सकता है, जो विपक्ष पार्टी है वो पक्ष से सवाल पूछ सकती है, और साथ में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ला सकती है, अविश्वास प्रस्ताव। अब ये कौन सी बला का नाम है? अविश्वास प्रस्ताव बेसिकली ये ऐसा प्रस्ताव होता है जो कि ये बताता है कि जो पर्टिकुलर सरकार लोकसभा में है, हम इससे सहमत नहीं है, या हमारा भरोसा या जनता का भरोसा उससे उठ चुका है। अगर नो कॉन्फिडेंस जो ये लाती है तो इससे सरकार गिर जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जब भी लोकसभा में पेश किया जाएगा, सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं कि लोकसभा का महत्व क्या है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट? तो पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? लोकसभा असली मायनों में जनता की आवाज है। जनता की आवाज लोकसभा है। सरकार बनती भी लोकसभा के बहुमत से है और गिरती भी लोकसभा के अविश्वास से है। तो लोकसभा में ही अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए तो सरकार गिर जाती है। लोकसभा में अगर बहुमत आ गई तो सरकार बन जाती है। तो मतलब कुल मिला के सरकार को जो चलाने वाली सभा है वो लोकसभा ही है। तो इसलिए इसे अक्सर लोकतंत्र का दिल कहा जाता है, द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र का दिल किसे कहा जाता है भाई? लोकसभा को कहा जाता है। राज्यसभा को लोकतंत्र का दिल नहीं कहेंगे, क्योंकि जिसका पल्ला लोकसभा में भारी, राज्यसभा में ऑटोमेटिक भारी हो सकता है। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक तरीका बता सकता हूं। वो तरीका ये है कि आप इसको दोबारा देख सकते हैं। तो आज मैंने बताया, संरचना के बारे में बात की, चुनाव की अवधि के बारे में बात की, और लोकसभा के जो मेन अधिकारी होते हैं हमने उनके बारे में बात की, और जो उसकी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां या वित्तीय शक्तियां या कार्यपालिका पर उसका जो नियंत्रण है, हमने इन सब पे अच्छे से बात की। फिर उसके बाद हमने बताया कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, लोकसभा का जो महत्व है वो क्या है, जनता की नज़र में क्या होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है बहुत अच्छे से तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा राज्यसभा को लेके। कल राज्यसभा को डिटेल में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।